कि मोमेंटम की डेफिनेशन ओ लेवल्स में भी आपके टीचर ने यकीनन आपको पढ़ाई होगी मोमेंटम की डेफिनेशन, एंड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं गलत तो नहीं कह रहा बच्चों? ठीक है, यही पढ़ाई होगी आपके टीचर ने, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हालांकि कोई डेफिनेशन नहीं है, ये एक मजाक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नादिर अली अपने पॉडकास्ट में करता है, या पॉडकास्ट के बाद जो है वो अगर कोई प्रैंक कर रहा हो तो प्रैंक में उस तरह के काम करते हैं। प्रैंकस्टर्स जो होते हैं वो देखिए आपके साथ वो मजाक हुआ था, वहां सामने कैमरा लगा है, देख के हाथ हिला दीजिए। मुझे आज तक कभी ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई, मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि एग्जामिनर डेफिनेशन मार्क स्कीम में लिखता ही क्यों है, जबकि एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है। एक्चुअल डेफिनेशन है मोमेंटम की, मोमेंटम लिंक करता है बेटा मोशन से। ठीक है, मोमेंटम लिंक करता है मोशन से। आपकी गाड़ी, चलती हुई गाड़ी, अक्सर ये वर्ड्स यूज करते हैं हम। अगर आपकी गाड़ी चल रही हो और चलते चलते आपकी गाड़ी जो है कहीं पर अचानक ब्रेक लगाना पड़ जाए और आप जल्दी में हो, तो आप एक वर्ड यूज करते हैं कि यार मेरी गाड़ी का सारा टेम्पो ब्रेक हो गया। तो वो टेम्पो क्या होता है? या अक्सर आप खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, और एक अच्छी पार्टनरशिप बन जाए, उस पार्टनरशिप के दौरान कोई आउट हो जाए बीच में, तो आप कहते हैं यार गाड़ी का सारा टेम्पो ब्रेक हो गया। ये टेम्पो क्या होता है? द वर्ड टेम्पो या टेम्परामेंट जो है दैट इज लिंक्ड विद मोशन। तो मोशन को जब भी आप डिफाइन करते हैं तो आप वर्ड यूज करते हैं मोमेंटम। याद रखिएगा कि मोमेंटम इज लिंक्ड विद मोशन। दैट्स व्हाई हम मोमेंटम को थ्योरेटिकली जब डिफाइन करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, बात समझ में आई? द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इट्स कॉल्ड मोमेंटम। सिर्फ मोमेंटम को डिफाइन ऐसे किया जाता है। ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट लीनियर मोमेंटम, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन में जब आप मूव कर रहे हो, तो अब आपका जो मोमेंटम होगा दैट इज लीनियर मोमेंटम। दैट्स व्हाई सेकंड डेफिनेशन है इसकी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन की क्वांटिटी को मेजर करके देता है। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इस सवाल के अंदर कभी भी दिमाग में ये मत बिठाइएगा कि मोमेंटम का सिर्फ यही फॉर्मूला है, द मास एंड लीनियर वेलोसिटी। कभी भी दिमाग में ये मत सोचिएगा। उसकी वजह है, मोमेंटम को हमेशा सोचिएगा इस कॉन्टेक्स्ट में, मोशन के कॉन्टेक्स्ट में। इस कॉन्टेक्स्ट में कभी भी मत सोचिएगा। अगर आपने मास और वेलोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में इमेजिन किया, यानी फिजिकल रियलिटी में इंसान सोचता है अच्छा मास ऐसा होगा, कोई भारी भरकम सा होगा, इनर्शिया होगा, उसको धक्का मारूं तो वो हिलेगा नहीं, इंसान सोचता है ना, इमेजिन करता है। तो इसी तरह अगर मोमेंटम को मैं इमेजिन करने का बोलूं आपको, तो आपके बाद में आएगा अच्छा मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। नहीं, तो डेफिनेशन से कभी मत सोचना। अब सवाल सोचेंगे, आप पूछेंगे मुझसे, ये सवाल पूछेंगे आप कि सर मैं क्यों ना सोचूं, उसकी वजह है कि क्लासिकल फिजिक्स जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इसके अंदर ये डेफिनेशन चल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम तब आता है जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे और वहां जाकर आप फोटोन का मोमेंटम पढ़ेंगे। अच्छा, जब आप फोटोन का मोमेंटम पढ़ते हैं, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ, तो याद रखिएगा फोटोन के मोमेंटम के केस में, फोटोन क्या है बेसिकली? फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लीजिए, या सिंपली लाइट का एनर्जी पार्टिकल है कि जिसका मोमेंटम, उसके फॉर्मूले में मास नहीं आता। ये फॉर्मूला होता है उसका। ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एफ फ्रीक्वेंसी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, कहीं पर भी मास नहीं है यहाँ पर, कहीं नहीं है। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जब मास ही नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी, ठीक है, तो आप इमेजिन ही क्यों करें उसको मास के फॉर्मेट में? तो शुरू से ही आप जब फोटोन उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को सोचें, तो उसको कोशिश करें कि मोशन के कॉन्टेक्स्ट में सोचें, ना कि मास के कॉन्टेक्स्ट में। अब वो एक अलग सवाल है कि फोटोन का मास होता है या नहीं होता, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। A2 में जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे होंगे, इंशाल्लाह वहां समझाऊंगा डिटेल्स के साथ। ठीक है, अभी आते हैं टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स टॉक अबाउट अगेन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। नोट करते चले जाइए, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली वही डायरेक्शन है जो वेलोसिटी की है। ठीक है, अच्छा, अब इसका यूनिट अगर मैं समझाऊं, तो मोमेंटम का जो यूनिट होता है, ठीक है, मोमेंटम का जो यूनिट है वो यूनिट है, मास से निकलता है किलोग्राम, वेलोसिटी से निकलता है मीटर पर सेकंड, सो दैट इज कॉल्ड किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक यूनिट तो ये है। सेकंड यूनिट इसका आता है न्यूटन सेकंड। सवाल है कि ये न्यूटन सेकंड कहां से आया, और अक्सर पेपर के अंदर मार्किंग स्कीम में आपको न्यूटन सेकंड भी लिखा हुआ मिलेगा। तो क्वेश्चन ये कहां से आया, तो देखिए बहुत आसान है। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, किलोग्राम को किलोग्राम रहने दीजिए, मैं यहाँ बता देता हूँ। किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई बाई सेकंड कीजिए और नीचे स्क्वायर लगा दीजिए। सिर्फ ये काम किया मैंने छोटा सा, कि ऊपर एक एक्स्ट्रा सेकंड लगा दिया मैंने, और नीचे यानी ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड था, इसमें मीटर अपनी जगह, नीचे वाले जो सेकंड था इसको स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पड़ोस में एक सेकंड लगा दिया। क्लियर है? अब ये देखिए जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये बन जाएगा न्यूटन। अब आप सोचेंगे कैसे? तो देखिए, आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma। सो देखिए,
किलोग्राम है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, सो दैट विल बिकम न्यूटन। सो देखिए ये पूरा पार्ट आपका क्या बन जाएगा, न्यूटन। तो यहाँ पर ये न्यूटन सेकंड हो जाएगा, ये न्यूटन बराबर में ये वाला सेकंड। क्लियर है बच्चों? तो जो यूनिट आपके पास आएगा दैट इज, जो यूनिट आपके पास आएगा दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, यानी न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहां तक किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल सी एक प्रॉब्लम है, सिंपल सी, कैटेगराइज करने के लिए कि मोमेंटम की प्रॉब्लम्स होगी कैसे। सिंपल, अ कार्ड हैविंग अ मास ऑफ 30 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट इट्स मोमेंटम। ठीक है, अच्छा बहुत आसान है, डाटा लिखा हुआ है 30 kg उसका मास है, जैसे अक्सर ठेले नहीं होते गोलगप्पे शप्पे बेच रहे होते हैं, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, उसका जो मोमेंटम है दैट इज, जो उसका मोमेंटम है दैट इज, वो कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट मास टाइम्स वेलोसिटी इसका मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, सो 30 टाइम्स 2 दैट इज 60 न्यूटन सेकंड। सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ दैट कार्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मोमेंटम? डायरेक्शन क्या है? वैसे ये कि मोमेंटम को डायरेक्शन के बगैर, मैग्नीट्यूड तो चले बताएंगे आप, डायरेक्शन के बगैर इनकम्प्लीट है। तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या है भाई? राइट वर्ड। क्लियर है, राइट वर्ड, सीधी तरफ। ठीक है, उसकी डायरेक्शन है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी राइट वर्ड है भाई, इसी तरह मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होगी। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मोमेंटम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेंज इन मोमेंटम। मैं चेंज इन मोमेंटम की बात नहीं कर रहा, मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं, तो प्लीज दिमाग में रखिएगा ये चीज। ठीक है, लिख लिया तो मैं आगे बढ़ू। एवरीवन, शुड आई प्रोसीड? जी। ठीक है, नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन मोमेंटम। हेडिंग लगाइए, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा जी देखिए, मोमेंटम चेंज बताने से पहले से, मोमेंटम का चेंज बताने से पहले, सबसे पहले तो चेंज के लिए जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज बेसिकली डेल्टा। ठीक है, डेल्टा यूज करेंगे। आप ओ लेवल्स में से इस्तेमाल कर रहे हैं डेल्टा वी, डेल्टा टी, टेम्परेचर के लिए डेल्टा वी, वेलोसिटी के लिए डेल्टा थीटा, टेम्परेचर के लिए, इसके अलावा डेल्टा डी। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये सब आप इस्तेमाल कर चुके हैं पहले। सो डेल्टा एक ग्रीक सिंबल है। ठीक है, इसको अच्छा, ग्रीक सिंबल में भी अपर केस है, इसका लोअर केस यूं होता है। ठीक है, ये इसका अपर केस है, ये इसका लोअर केस। अब ये अपर लोअर केस क्या भला होती है? अपर केस का मतलब कैपिटल अल्फाबेट और लोअर केस का मतलब स्मॉल अल्फाबेट। आप जब वर्ड पे वर्ड यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड वगैरह लिखते हैं, तो वहां पर अपर और लोअर केस इस्तेमाल करता है। तो आप कोई भी सेंटेंस लिखिए, अपर केस का बटन दबाए तो सबको वो अपर केस में कर देगा, कैपिटल कर देगा। तो वो अपर और लोअर केस, तो ये डेल्टा जो है इसी अपर केस में, इसका लोअर केस फिर यूं है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, ये भी ओमेगा होता है, ये भी ओमेगा होता है। ये ओमेगा अपर केस में, ये ओमेगा लोअर केस में। याद रखिएगा ये सब चीजें। तो एक दफा अगर आप गो थ्रू कर लें इंटरनेट पे, तो सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। नाउ वी नो दैट डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। ठीक है, और स्पेसिफिकली ये दो ऑब्जर्वेशंस के दरमियान का डिफरेंस है, ये शो करता है। तो इफ वी राइट डेल्टा पी, इट मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है? सो डेल्टा पी इज फाइनल माइनस इनिशियल, पी एफ फाइनल मोमेंटम, पी आई इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है? दो मोमेंटम के दरमियान का चेंज। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। मोमेंटम दो तरीके से चेंज हो सकता है। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, मोमेंटम के फॉर्मूला है दैट इज मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है भाई साहब, या तो आप मास को चेंज कर दीजिए, या तो आप वेलोसिटी को चेंज कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर दीजिए, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। है ना? ऐसे ही है। सोच रहे होंगे आपके चाचू मास तो चेंज हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी। सोच रहे होंगे आप कि वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, कैसे? आप फोर्स अप्लाई कीजिए, गाड़ी अगर आपकी 180 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, आपको 250 किलोमीटर पर आवर पे जाना है, एक्सीलरेटर पे पाँव रखिए, इनिशियल वेलोसिटी 180 है, फाइनल 250 हो जाएगी। तो वेलोसिटी चेंज करने से मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यार ये मास चेंज कैसे किया जाए, और ये सर जो कह रहे हैं कि मास चेंज करने से मोमेंटम चेंज होता है, ऐसा कैसे होगा और कब होगा? बताता हूँ, रुको जरा, सब्र करो। अब दो तरीके हैं जिससे आपका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। पहला है चेंज इन मास, दूसरा है चेंज इन वेलोसिटी। ये चेंज इन मास कहाँ होता है? चेंज इन मास होता है रॉकेट प्रोपल्जन सिस्टम्स के अंदर। ये रॉकेट प्रोपल्जन सिस्टम क्या है? रॉकेट प्रोपल्जन सिस्टम का मतलब कि वो रॉकेट जिनमें फ्यूल होता है, जब वो फ्यूल बर्न करता है, तो बर्न करते हुए जाहिर है कि वो कंबस्शन होगी और फ्यूल बर्न करेगा, फ्यूल बर्न करेगा तो गैस निकलेगी उसमें से। तो फ्यूल की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो रॉकेट के अंदर से जब फ्यूल की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो बेसिकली रॉकेट का ओवरऑल मास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उस वजह से वहां पर मोमेंटम चेंज होता है। आ रही बात समझ में? तो ये रॉकेट प्रोपल्जन सिस्टम की बात करूं, तो लेट्स से ये रॉकेट का फ्यूल टैंक है, और फ्यूल टैंक में से ये फ्यूल जो है वो बाहर आ रहा है पर यूनिट टाइम के हिसाब से। यानी बेसिकली देखा जाए तो ये मास फ्लो रेट होता है।
या अक्सर वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, यानी मास अपॉन टाइम या वॉल्यूम अपॉन टाइम, यानी 1 सेकंड में कितना मास निकल रहा है या 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम रिलीज हो रहा है, इस क्वांटिटी में हम उसके फ्यूल की बर्निंग को हम मेजर करते हैं कि फ्यूल कितना 1 सेकंड में कितना किलोग्राम या 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम। अब वो सेकंड तो मैं कह रहा हूं ना, पर मिनट भी हो सकता है, ठीक है, पर आवर भी हो सकता है कि 1 घंटे में कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रही है, 1 घंटे के अंदर कितना वॉल्यूम कंजम्पशन हो रही है, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से रॉकेट का मास चेंज होता है। कैसे? क्योंकि उसके फ्यूल टैंक में से वो जो भी फ्यूल है वो बर्न आउट हो रहा है। एक तरीका ये। तो पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, चेंज इन मास को। तो देखिए मोमेंटम चेंज क्या होता है, डेल्टा पी, ठीक है, यू नो दैट डेल्टा पी इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम के लिए आपको पता है कि मास इनटू वेलोसिटी, और यहां पर आ जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, मैं इनिशियल फाइनल वेलोसिटी नहीं कर रहा, मैं फिलहाल कंसीडर कर रहा हूं कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, जबकि ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है कि जब मास कम होता है तो वेलोसिटी खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है, एक्सेलरेट करेगा मोमेंटम, रॉकेट रॉकेट एक्सेलरेट करेगा, ये बात तो तय है, ये होना है। लेकिन हम राइट नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर कि भाई वेलोसिटी में फिलहाल कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। और तो इस कंडीशन के अंदर एक बात तय है कि मास चेंज हो रहा है, कह रहे हैं, तो मास चेंज हो रहा है, तो ये फाइनल मोमेंटम है, ठीक है, फाइनल मास इनटू वेलोसिटी, ये इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब चूंकि मास चेंज हुआ है तो इसमें से v और v को कॉमन ले लीजिए, सो ये इनिशियल मास और ये फाइनल मास हो गया, क्लियर है। v कॉमन ले लिया तो फाइनल माइनस इनिशियल जो ब्रैकेट के अंदर आ गया, क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब ये तो फाइनल मास माइनस इनिशियल मास है, इसको आप डेल्टा एम लिख सकते हो, तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको डेल्टा एम लिख दिया। सो इस केस के अंदर जब रॉकेट प्रोपल्जन सिस्टम होगा, और उसका क्वेश्चन भी, अभी आप नीचे आए, इसका क्वेश्चन भी लगाया था मैंने नीचे, तो देखिएगा आप क्या क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब इस तरह का सिनेरियो होगा, सो वहां पर चेंज इन मोमेंटम जो है वो v इंटू डेल्टा एम या डेल्टा एम इंटू वी होगा, क्लियर है। लिख लीजिए इसको, वेयर mi इज द इनिशियल मास ऑफ द फ्यूल और mf इज द फाइनल मास ऑफ द फ्यूल, ठीक है। अमूमन फाइनल मास जो है वो जाहिर है वो कम होता है इनिशियल मास से, तो डेल्टा पी जो है वो नेगेटिव में आ रहा होता है, ठीक है। तो कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी तो हम सैकड़ों हजारों दफा देख रहे होते हैं डेली। हम बॉल को उठा के बॉल के ऊपर मारें, बॉल टकरा के वापस आ जाए, वेलोसिटी चेंज हो रही है, जाते वक्त वेलोसिटी डिफरेंट, आते वक्त वेलोसिटी डिफरेंट। ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस वजह से जो मोमेंटम चेंज होता है, वी कॉल इट डेल्टा पी, क्लियर है। अब इसमें क्या होता है कि यही फाइनल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब mv माइनस एमयू है। मास चूंकि हमने कांस्टेंट कंसीडर किया है, ठीक है, उसको मास को आप कॉमन ले लीजिए, सो बचेगा क्या, v माइनस यू बचेगा, ठीक है। और अब इस केस के अंदर आप डेल्टा पी में ये डेल्टा पी के साथ इसको डेल्टा वी लिखेंगे, तो देखिए ये हो गया मास इनटू डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर है बच्चों। जी सर। हो जाएगा, मूव करूं आगे ताकि हम फटाफट निकले यहाँ से, ठीक है। लिख लिया तो मैं आगे बढ़ा हूं, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ फोर्स के ऊपर। नाउ गाइस, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये मोमेंटम की भी डेफिनेशन है, और देखा जाए तो न्यूटन का ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है, ठीक है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। ये मोमेंटम की भी, ये मोमेंटम की फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में या फोर्स की चेंज इन मोमेंटम के कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली दी जाने वाली फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आप मुझसे सवाल करेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए मैं आपको क्या कहते हैं उसको, शुरू में हमने जो इक्वेशन सॉल्व की थी, अगर आपको याद हो यूनिट्स की, होमोजेनिटी, एग्जैक्टली द वर्ड होमोजेनिटी, मैं होमोजेनिटी की बुनियाद पर ये इक्वेशन प्रूव करके दिखाता हूं, देखिए कैसे, होमोजेनिटी की बेस पर, ठीक है। तो देखिए डेल्टा पी, जो डेल्टा पी है वो डेल्टा पी क्या है, दैट इज न्यूटन सेकंड, ठीक है। और नीचे टाइम का यूनिट क्या है भाई, सेकंड्स है, तो अगर आप सेकंड से सेकंड कैंसिल करें तो यूनिट किस में आएगा बेटा, न्यूटन। सो फोर्स का यूनिट वी नो दैट कि वो न्यूटन ही होता है, ऐसे ही है। तो इस बेस पे ये जो डेफिनेशन है वो सही बैठती है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो मैं भी आगे जो है वो एम भी प्रूफ करवा देता हूँ, इतना बड़ा मसला नहीं है, सही है। तो ये फाइनल मोमेंटम एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी है, आप मास कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो देखिए मास ये बचा, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो देखिए बन गया न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लिख लीजिए इसको प्लीज। आई एम आस्किंग एवरीवन, वरीशा, सब सब, मैं जिसका नाम नहीं ले रहा हूं वो भी खुल के पूछो, क्वेश्चन पूछना तुम्हारा राइट है, शर्माना नहीं है, जो प्रॉब्लम है खुल के पूछो बच्चों। अम्मार, अयान, क्लियर है। ठीक है। अब आते हैं रिजल्टेंट फोर्स, दो तरीके से निकालेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। एक तो ये
कि जो फॉर वेरिएशन इन वेलोसिटी, ठीक है, कि वेलोसिटी में वेरिएशन हो। दूसरा है फॉर वेरिएशन इन मास, जैसे अभी पीछे पढ़ाया था मैंने कि मोमेंटम में चेंज भी दो वजह से होता है, तो फोर्स भी दो तरह से निकलेगी। एक जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, जिसके क्वेश्चंस मैं अभी करा रहा हूँ, और एक वो कि जब मास में चेंज आएगा, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसकी जगह मैंने खाली छोड़ी है, तो इसको यहां डील करेंगे, इस जगह पे डील करेंगे। पहले एक को कॉन्टेक्स्ट में डील कर लें पूरा, एक के पास पेपर कर लें, एक का सारा खेल तमाशा खत्म कर लें, फिर दूसरे पे जंप करेंगे, ठीक है। पूरा सारा काम वेल ऑर्गेनाइज किया हुआ है मैंने, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलती है। देखिए, अगर वेलोसिटी में चेंज है, मास में चेंज नहीं है, जैसे बॉल दीवार पर मारी, टकरा के वापस आई, वेलोसिटी में चेंज है, वापस आते हुए बॉल का मास कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस के अंदर कैसे करेंगे रिजल्टेंट, अच्छा ये है रिजल्टेंट फोर्स, इसको नेट लिख दीजिएगा, ठीक है। ये नेट फोर्स है बेसिकली, इसको अपने पास लिख दीजिएगा। सो नेट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सो वी नो दैट इसकी जगह पे डेल्टा पी की जगह एम डेल्टा वी आएगा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, एम डेल्टा वी आएगा। कहां पढ़ाया सर? ये रहा, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अभी मैं चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो फोर्स पैदा हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर लगेगा एम डेल्टा वी, क्लियर है। और आपको पता है कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एक्सीलरेशन होता है, तो ये नेट फोर्स जो है वो एम ए की इक्वल होगी बेसिकली, क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं तो मजीद क्लियर होगा। सपोज अ टेनिस बॉल of mass 58 gram moving with the velocity of 10 meter per second, ठीक है, that strikes the ball and bounces back with the velocity of 7 meter per second, ठीक है। नंबर वन, कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, क्या कहा? कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। क्या कहा? कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी बच्चे क्या करते हैं, गलती बता रहा हूं बच्चों, और आप भी यकीनन यही करेंगे, ठीक है। आप क्या गलती करेंगे? आप करेंगे भाई ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, राइट साइड पे 7 से आ रही है, तो आप करेंगे 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। सर ये आ गई डेल्टा वी, तालियां। आप यही करेंगे, अगर आपको नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं तो आप ये गलती करेंगे। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे जो यही सोच रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे जो वाकई यही सोच रहे होंगे। अच्छा, और मैं कहूंगा जी कश्यप पूछिए। सर जब अपोजिट में होती है तो हम उसको ऐड ऑन करते हैं ना। तुक्के नहीं लगाओ कश्यप, तुक्के नहीं लगाओ, तुक्के नहीं लगाओ, भूल जाओगी। अपोजिट में होते क्या करते हैं और सेम डायरेक्शन में होते क्या करते हैं, तुक्के मत लगाओ, रट्टा मत लगाओ, कॉन्सेप्चुअल चलो, सब चीज याद रहेगी, भूलोगी नहीं। मैं कॉन्सेप्चुअल चलूंगा, टेंशन नहीं लेना, सब चीज बताऊंगा। जी अयान बोलो। सर देखिए, अगर हम एक साइड को जो पॉजिटिव देते हैं, दूसरे को नेगेटिव देते हैं, और फिर एक दूसरे ले को क्यों, तो नहीं आएगा। किस कुछ नहीं में लेना भाई, उधर ही आ रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ, वही वही रीजन की तरफ आ रहा हूँ, क्यों। अपोजिंग डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मगर उसकी डायरेक्शन तो सेम नहीं रह सकती ना। ये रीजन नहीं है, एक सेंटेंस में रीजन है जी, आ रहा, वेक्टर है, ये चाहिए था मुझे। सोचो, सुनो, ये जवाब है अयान भाई, ये वेक्टर है, स्केलर नहीं है। और इसको इतने ढंग से पढ़ना है कि अभी जब आप A2 में जाओगे तो वहां एनर्जी नेगेटिव में होता है, बच्चा पता नहीं क्या मतलब निकालता है, और फोर्स नेगेटिव में होती है, बच्चा वही मतलब निकाल रहा होता है। हालांकि फोर्स एक वेक्टर है, एनर्जी स्केलर है, स्केलर का नेगेटिव होना डेफिशिएंसी शो करता है, वेक्टर का नेगेटिव होना डायरेक्शन शो करता है, ये दो अलग अलग कहानी है, दोनों के मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, और वेक्टर में साइन डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, समझ रहे हो। तो अगर आपने ये 10 कर दिया इसको, तो इसको 10 का मतलब ये हुआ कि आपने राइट साइड को पॉजिटिव, अब तुम्हारी वाली बात आयान, राइट साइड को पॉजिटिव कंसीडर किया, और लेफ्ट साइड को आपने क्या कंसीडर किया, नेगेटिव कंसीडर किया, वेक्टर की वजह से। वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है, और अगर ये नहीं, तो आपने राइट साइड को नेगेटिव कंसीडर किया और लेफ्ट साइड को क्या कंसीडर किया, पॉजिटिव कंसीडर किया। ये पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो अब मैंने क्या किया भाई, मैंने चूंकि ये राइट साइड जा रही थी, तो राइट साइड को मैंने नेगेटिव कंसीडर किया, और लेफ्ट साइड को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया। क्लियर है? क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ आई बात? ये मेरे ऊपर है, ये मेरे ऊपर है, सॉरी, कि मैं डायरेक्शन क्या लूं। तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन मेरी कोशिश होती है इनिशियल को नेगेटिव लूं, अब बताता हूं क्यों, और फाइनल को पॉजिटिव लूं, अभी अभी समझाता हूं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, प्रैक्टिकली सोचना, जब हम डेल्टा वी कैलकुलेट करेंगे, सो डेल्टा वी वी माइनस क्यू होता है, तो फाइनल वेलोसिटी +7 है, तो +7 आ गई, इनिशियल -10 है, -10 आ गई, बीच में ये वाला नेगेटिव का साइन यहाँ पे एज इट इज मौजूद है। सो नाउ वी हैव गॉट माइनस माइनस प्लस, 10 + 7 17। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब जरा सोचो, ये तो मैथमेटिकली तो कर लिया ना हमने, थ्योरेटिकली क्या होगा, थ्योरेटिकली इमेजिनेशन में क्या चल रहा होगा वो सोचो, वो वही तो तुम्हारे दिमागों में डालना है कि यार मजा नहीं आया, ये कि जब बॉल
वॉल से टकराई है तो उस वक्त इसकी स्पीड थी -10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ध्यान देना। जब भी बॉल टकराएगी उसकी 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 वेलोसिटी लाजमी, उसकी स्पीड लाजमी लाजमी उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 होगा। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद कीजिए। कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपनी डायरेक्शन अगर चेंज करना चाहेगा तो लाजमी उसको कहीं ना कहीं पॉज लगाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। सो यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब जब टकराया तो टकराते वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट साइड पे थी और स्पीड कितनी थी उसकी 10 थी। तो अब यकीनन 10 से -9, -9 से -8, -8 से -7, यानी उसकी स्पीड डिक्रीज हुई होगी ना, करते 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 -1 और फिर कितना आया होगा बच्चों, बोलो 0। क्लियर है यहाँ तक? नीचे कुछ चीजें हटा देता हूँ। जी बच्चों क्लियर है? ऐसे ही हुआ होगा, -10, -9, -8 करते 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 वो 0 हुआ होगा। अब 0 से वो पलटा होगा +7 की तरफ, सुनना, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अब 0 से वो पलटा है कहाँ, +1, +2, +3, +4, +5, +6 और +7। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? अब कोई मुझे बताया कि -10 से +7 तक जाते हुए टोटल डिजिट्स कितने चेंज हुए, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने चेंज हुए? कोई मुझे 17 एग्जैक्टली। तो 10 से 0 तक, 10 से 0 तक 10 और 0 से 17 तक 7। सो ये जो 17 है ये है चेंज इन वेलोसिटी जो मैंने मैथमेटिकली यहां निकाली है। ये होगी कहानी पीछे। आपको समझ आई? समझ आया? नहीं सर। आज ये बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको टेक्निकलिटी के साथ ही रिजॉल्व करना। मैं इसीलिए कहता हूं इमेजिनेशन, वही वाली बात जो आइंस्टाइन कहता है, इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। इमेजिन अच्छा कर लो, सवाल खुद निकलेगा तुम्हारा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा ये पहला पार्ट हमने कर लिया, पहला पार्ट हमने कर लिया, चेंज इन वेलोसिटी। पार्ट 2, हाँ, अब चेंज इन वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चेंज इन वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। अपनी फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है लेफ्ट साइड पे, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बेटा यही होगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये लेफ्ट वर्ड पे होगी चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी, इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, अब आते हैं चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम के लिए यू हैव टू यूज डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इनटू डेल्टा वी। मास कितना है? 58 ग्राम्स था। 8 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.058 किलोग्राम। यही है। सो अब आते हैं 0.058। सो मास कितना है? 0.058। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 17। मल्टीप्लाई कीजिए 0.986, टू सिग्निफिकेंट फिगर में डालिए तो कितना आएगा भाई? 0.99 आएगा। इसके डायरेक्शन भी, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी लेफ्टवर्ड होगा। क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। भाई जब ये टकराएगी तो दो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा और दो फोर्सेस। पहली तो ये वॉल, ये जो बॉल है पहली, ये लगाएगी वॉल पे, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कौन लगाएगी? वॉल लगाएगी इस बॉल के ऊपर। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, और सेम टाइप की हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को पुश करेंगी, धक्का मारेंगी दूर दूर। ठीक है, और ये वाली फोर्स जो नेट फोर्स है, ये किसके बराबर होगी? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डी के। क्लियर है? सब वो कहेगा कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। अगर वो ये कहता है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल के बजाय अगर यहां बॉल कहता और यहां बॉल के बजाय वॉल कहता, तो भी यही फोर्स निकालते जो हम निकालने जा रहे हैं, क्योंकि दो फोर्सेस हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बता रहा हूं, ड्यूरिंग दिस कोलिजन इफ द टाइम ऑफ कोलिजन इज 0.003 सेकंड, यानी उसने आपको डेल्टा टी दिया हुआ है, निकाल लीजिए। 0.99 न्यूटन सेकंड डिवाइड बाय 0.003, तकरीबन 330 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, जो कौन लगा रही है? वॉल बॉल पे लगा रहा है और बॉल वॉल पे लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे पर 330 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं कोलिजन के वक्त। क्लियर है? समझ आई बात? चलें आगे, क्वेश्चन पे आ जाइए फौरन। समर 2024, ताजा ताजा क्वेश्चन है आपकी सामने। क्वेश्चन नंबर 13, समर 24 पेपर 1 वेरिएंट 1, क्वेश्चन नंबर 13। A ball of mass 0.1 kg is thrown towards a stationary vertical bag. The ball hits the bag with a horizontal velocity of 20 meter per second. The ball rebounds and leaves the bag with a horizontal velocity of 15 meter per second. ये वापस जा रहा था, तो वापस जाते हुए इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? मैं इसको -15 कर देता हूँ। ठीक है, और आखिर में रिजल्ट, आप चाहे तो इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं। किसी एक को आपने प्लस, किसी एक को माइनस रखना है। ठीक है, ये है कहानी, आपकी मर्जी। आप बोले नहीं सर मुझे ये नहीं, ये माइनस चाहिए, ये प्लस चाहिए, इट्स ओके फाइन, कोई मसला नहीं। तो इसको इनिशियल कह दीजिए, इसको फाइनल कह दीजिए। तो कह रहा है
कि बॉल का मास 0.1 केजी है, 100 ग्राम की बॉल है और कह रहा है कि कैलकुलेट द व्हाट चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, एम डेल्टा वी। मास कितना है 0.1 केजी इंटू डेल्टा वी कितना हो जाएगा -15 माइनस का 25। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही कहा आपने। नेगेटिव साइन को इग्नोर कीजिए क्योंकि नेगेटिव साइन चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन बता रहा है जो कि लेफ्ट वर्ड है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है समर 24 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 9। इसको एज ए प्रैक्टिस लिख लीजिए, मतलब असाइनमेंट ही लिखेंगे आप लोग। यार रिलेवेंट नहीं होती ना, यही तो मसला है। मैं एक एक क्वेश्चन के साथ रिलेटेड क्वेश्चन निकाल निकाल के करवा रहा हूँ। अच्छा ये करो, जल्दी से करो, सेकंड लगाओ, इसका मुझे बताओ क्या आंसर आया। इसका स्नैपशॉट लो ताकि मैं आगे मूव करूँ, टाइम नहीं है। पिक्चर ले ली, सर वो 2.2 न्यूटन या 20 न्यूटन है? चेक। डी आंसर है सब, डी ही आए तो फिर जरूरत नहीं है ना उसमें घुसने की कि 20 है 1 है क्या है, ताकि जरूरत नहीं है, सबका डी है। चलें आगे बढ़ें, ठीक है, आओ उधर। नेक्स्ट मजेदार, आहा, फरवरी मार्च 21 पेपर 1 वेरिएंट 2। बेटा इंशाल्लाह जब आप इस तरह से पेपर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और करने के बाद जब आप पेपर करने के लिए बैठेंगे ना, आपको बहुत आसानी होगी, अच्छी खासी चीजें वैसी कर चुके होंगे आप। कह रहे हैं February March 21 paper 1 variant 2 question 8, a ball strikes a horizontal surface with a momentum of p at an angle of theta to the surface। बॉल गई, टकराई, वापस आ गई, जाते वक्त मोमेंटम p, आते वक्त मोमेंटम p, एंगल दोनों का सेम है। द बॉल बाउंस बैक, rebounds with the same magnitude of the momentum at an angle theta to the surface। The ball is in contact with the time with the surface for the time t। What is the magnitude of the average resultant force acting on the ball during the collision? जनाब कोई मुझे बताएगा? जी अयान। सर ये 2p ओवर t होगा ना फिर? अच्छा, मैं बाकियों से भी रिस्पॉन्स ले लूँ सबसे पहले। जी, बाकी सब मुझे रिस्पॉन्स दे दें। अयान ने कहा कि इसका आंसर होगा बी। जी, और कोई है जो कहेगा कि नहीं सर बी आंसर नहीं है, कोई और आंसर है? मनाल, सादिया, हिमाला, कशफ, आयरा, अम्मार। अम्मार कहाँ हो? सर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहती हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। अम्मार तुम बताओ। अच्छा ठीक है। यार इतना मुश्किल तो नहीं है। कशफ लॉजिक बताओ, किस लिए तुमने डी को बोला? आई डोंट नो मैं सही हूँ या नहीं, बट मुझे उसके लाइक तुक्के नहीं चलेंगे, तुक्के नहीं चलेंगे यहाँ पे। कशफ तुक्के नहीं चलेंगे, लॉजिकल चलते हैं। देखो पहले बात ध्यान से सुन लो, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। सुनना, अभी जो आने वाला मोमेंटम है, आने वाला जो भी जो बॉल है उसका जो मोमेंटम है, उसके दो कंपोनेंट है। एक तो किरण इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, और एक इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा नीचे की डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरह से होगा राइट में, और वर्टिकल डाउनवर्ड होगा इस तरह। अभी जो जाने वाला है इसमें भी कुछ ऐसे, इसका जो हॉरिजॉन्टल होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसका जो वर्टिकल होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? सिर्फ लॉजिकली सोचो इस पे और दिमाग लगाओ, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके मैंने बना दिया ताकि काम आपका चल जाए, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना बेटा, इसके मोमेंटम के ये दोनों सेम, और ये सेम डायरेक्शन में ये, और ये किसी काम का नहीं है भाई। और टकरा रही है यूं, तो चेंज इन मोमेंटम कहाँ हो रहा है? देखो सुनो, सिर्फ वर्टिकल वाले पार्ट में हो रहा है। यानी यहां से ही आ रहा है, ये वाला पार्ट नीचे आ रहा है, और बॉल मुड़ के ऊपर जा रही है। तो जो बॉल लेके यू टर्न आ रही है, जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, सिर्फ इन दोनों पार्ट में हो रहा है। यानी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इस वाले और इस वाले पार्ट में हो रही है। ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में दोनों। तो इन दोनों कंपोनेंट्स में यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कौन सी वेलोसिटी चेंज हो रही है? मुझे जरा जवाब दो। वेक्टर है ये, हॉरिजॉन्टल तो दोनों सेम डायरेक्शन में था, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। वो वाला भी यानी ऊपर वाला भी जो है पार्ट, ये भी पी cos थीटा होगा, और नीचे और ये जो नीचे जा रहा है ये भी पी cos थीटा होगा। तो इसका मैं क्या करूंगा, दोनों तो सेम डायरेक्शन में, और ये तो ऐड हो गए दोनों। चेंज आएगा किसमें? ये वाला होगा माइनस का पी साइन थीटा, ये होगा प्लस का पी साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये इसको इसको आप कर लो इनिशियल मोमेंटम, इसको कर लो आप इनिशियल मोमेंटम, इसे कर लो फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ये इनिशियल ये फाइनल। क्लियर है? अब करो फाइनल माइनस इनिशियल, क्या आंसर आएगा?
हाँ भाई, समझ आया? लॉजिकली सोच कह रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा, ये वेक्टर है, स्केलर नहीं है। जनाब, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, अम्मार इसको नोट कीजिए और ग्रुप पे डाल दीजिए इसको। सर वो वाला ये दिखाने। कौन सा वाला? February March 21 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 8 समझे? ये लिख लो। जी बच्चों, सबको समझ आ रहा है? नेक्स्ट ये लिख लिया, अम्मार ये कर लिया, ये क्वेश्चन उतार लिया सबने, ये बेटा असाइनमेंट है ये, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिजल्टेंट फोर्स। अब सेकंड मेथड पे चलते हैं। वेलोसिटी वेरिएशन का हमने पढ़ लिया था, अब नाउ मास वेरिएशन पे चलते हैं। सो वी नो दैट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहां पर आओ, सो हमें पता है कि मोमेंटम चेंज हो रहा है और मास चेंज होगा, इस बार वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, अब एक नई टर्मिनोलॉजी यहां पे लगा रहा हूं, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी को वी कॉल इट मास फ्लो रेट। इसको क्या कहते हैं? मास फ्लो रेट कहेंगे। और मास फ्लो रेट को जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हम एम के ऊपर एक डॉट लगा देंगे, ब्लैक कलर का एक, और थोड़ा डार्क होगा ये नुक्ता नहीं होता उर्दू का, उससे थोड़ा सा उसका डाया थोड़ा और बड़ा होगा, तो इसको मास फ्लो रेट कहते हैं। यानी इसका जो यूनिट होता है वो ऐसे होगा, किलोग्राम पर सेकंड या किलोग्राम पर मिनट, वो बताएगा। आपने जो यूज करना है वो यही करना है, जाहिर है ऐसा ही सिस्टम, लेकिन वो इसमें भी बता सकता है या ये भी बता सकता है किलोग्राम पर आवर, 1 घंटे में कितना मास फ्लो हुआ, 1 मिनट में। मैंने जब इंडस्ट्री में काम करता था, जॉब करता था, तो वहां पर कैंडी की एक फैक्ट्री थी, मैं नाम ले लेता हूँ, हिलाल फूड्स के अंदर मैं जॉब कर रहा था। तो हिलाल फूड्स, आपने डिंग डोंग बबल खाई है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जेलीज वगैरह बहुत ज्यादा फेमस है उसकी। तो कोबरा कैंडी बड़ी फेमस है। तो मैं जब था उसमें, पुरानी बात है काफी, तो उसमें मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम हमेशा मास फ्लो रेट की बात करते थे, वॉल्यूम फ्लो रेट की बात नहीं करते थे, क्योंकि वॉल्यूम तो जाहिर है कि वो जो भी आ रहा है, कैंडी वगैरह आ रही है, वो कंप्रेस हो गई तो वॉल्यूम थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन हम मास फ्लो रेट की बात करते थे, 1 घंटे में इतना किलोग्राम जो मास है वो फ्लो होगा। तो वो वहां पर उसकी जरूरत पड़ती है, तो अब आप याद रखिएगा उस चीज को। तो ये मास फ्लो रेट है बेटा, क्लियर है? सही है बच्चों? तो अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा एम एम डॉट, यानी मास फ्लो रेट डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, ठीक है? सब जो रिजल्टेंट फोर्स आपकी बनेगी, बेसिकली रिजल्टेंट ही चल रही है। सो ये यहाँ से जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स बनेगी, रिजल्टेंट फोर्स बराबर होगी, इसकी जगह पे हम एम डॉट लिख देंगे, यानी मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाई ये जो वेलोसिटी अपनी जगह पर आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है? तो ये फॉर्मूला अपने पास नोट कर लें, अभी जरूरत पड़ेगी इन फॉर्मूलों की। नेक्स्ट है मास फ्लो रेट ऑफ अ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लूइड फ्रॉम पाइप। अब अगर मास फ्लो रेट आपके पास यूं गिवन है, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा डी, सो अक्सर क्वेश्चन पेपर के अंदर वो किसी पाइप में से फ्लूइड गुजर रहा है। वो पाइप क्या हो सकता है? रॉकेट प्रोपल्जन सिस्टम हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा कोई पाइप हो सकता है जिसमें से फ्लूइड गुजर रहा हो, ठीक है? ये वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा, बोल। इसके अलावा ये हो सकता है कि आप नोजल लेके खड़े हैं और उसमें से पानी निकल रहा है और किसी को जोर से आप, जब वो पानी मार रहा है वो पीछे धकेलता चला जा रहा है, तो वो कहे कि उसकी फोर्स कैलकुलेट करो, चेंज इन मोमेंटम कैसे हुआ, कितना हुआ, ये कैलकुलेट करो, तो वहां मास फ्लो रेट की बात करेगा, ठीक है? अच्छा, अब ये जो मास फ्लो रेट है वो है डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, सुनिएगा ध्यान से। तो अब क्या है? यू नो दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कैसे पता? हमें पता है भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू, हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो इसको जरा रीअरेंज कीजिए, सो यू शुड नो दैट, रीअरेंज करेंगे सो हमें पता है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, ठीक है? सो अब मास जो है वो डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम है, तो बोथ साइड आप डेल्टा लगाइए, डेल्टा मीन्स चेंज, ठीक है? लेफ्ट साइड में तो डेल्टा एम हो जाएगा, राइट साइड पे क्या होगा? मैंने वर्ड लिखा है मास फ्लो रेट ऑफ अ यूनिफॉर्म डेंसिटी। यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब कांस्टेंट डेंसिटी, दैट विल नॉट बी चेंज। अब आप सोचेंगे सर पानी की डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती, ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी चेंज हो जाए, उसको पाइप में से गुजारे? होती है, होती है। मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्लूइड्स है, मैं एक का नाम ले रहा हूँ, ग्लूकोज। आप जब डिंग-डोंग बबल बनाते हैं तो उसमें ऊपर से एक ग्लूकोज आप उसमें डालते हैं, उसको मीठा करने के लिए। ग्लूकोज का सबसे बड़ा मसला ये कि जब वो फ्लो कर रहा होता है ना पाइप के अंदर, और जाहिर है कि उसी जगह पे तो ग्लूकोज नहीं बनाएंगे, ग्लूकोज कहीं और बनता है, वहां से लेकर आया जाता है और उसको डाला जाता है टैंक्स में, टैंक से वो फ्लो करके वहां मशीन तक आता है। तो टैंक से जब फ्लो करके मशीन तक पाइप में आता है, तो पाइप जो है वो होता है डबल जैकेटेड होता है, उसमें स्टीम चल रही होती है ताकि ग्लूकोज को गर्म रखें। अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेगा तो ग्लूकोज तो वो जम जाएगा, जम जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा कि वो पाइप तोड़ के निकालना पड़ता है। सोचें उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी, कितनी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे फ्लूइड मौजूद हैं कि जिनकी डेंसिटी फटाक से चेंज होती है, तो आप दिमाग में रखिए। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कांस्टेंट डेंसिटी वाला पढ़ रहे हैं, जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, पानी ले लीजिए, सबसे आसान। क्लियर है? नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है? सो क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है? सो डेल्टा लगा दिया। अब डेल्टा जो है
इट्स जस्ट लाइक डेरिवेटिव। आपके जो बायो के स्टूडेंट हैं वो ये समझ लें कि ये जो डेंसिटी है ये चेंज नहीं हो रही है, तो जो चेंज नहीं हो रही है वो डेल्टा से बाहर आ जाएगी, डेल्टा से बाहर आ जाएगी, और जो चेंज हो रहा है वो है वॉल्यूम, वो डेल्टा में फंस जाएगा। क्लियर है? ऐसे समझ लीजिए। ठीक है? तो अब आपका डेल्टा एम किसके बराबर हो गया? डेंसिटी इंटू डेल्टा वी। इसे उठा के यहाँ पुट करा दीजिए। तो मास फ्लो रेट किसके बराबर होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्लियर है? अब आप देखिए डेल्टा वी यानी वॉल्यूम है, सो वी नो दैट वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। अगर आप इधर भी डेल्टा लगाएंगे तो इधर भी डेल्टा लगाना पड़ेगा, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। अब आपको पता है कि एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का ये कांस्टेंट है, सो एरिया आउट ऑफ द डेल्टा आ जाएगा। ठीक है? अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा डेल्टा एल। क्यों? जब फ्लूइड पास कर रहा होता है तो वो एक डिस्टेंस कवर कर रहा होता है, तो लेंथ चेंज हो रही होती है। पाइप की लेंथ नहीं, फ्लूइड की कवरेज की लेंथ चेंज हो रही होती है। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डेल्टा एल लिखा है। सो मैं अब यहाँ पे डेल्टा वी की जगह ए इंटू डेल्टा एल लिख सकता हूँ। ठीक है? लिख दिया। अब आप देखिए ये जो लेंथ कवर हो रही है एक खास टाइम के अंदर, ये डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी बेसिकली डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी। सो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी जगह पे कर दिया वी। सो अब मास फ्लो रेट का फॉर्मूला बनेगा डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पाइप का है, और इसकी वेलोसिटी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक। अब आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या था? पीछे देखिए ये था। ठीक है? रिजल्टेंट फोर्स क्या था? मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। अब अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो इसमें मास फ्लो रेट की जगह क्या रखेंगे आप? इस मास फ्लो रेट की जगह ये रहा रिजल्टेंट फोर्स, इसका फॉर्मूला, इसको मैंने यहां लिख दिया। सो मास फ्लो रेट की जगह आप क्या रखेंगे? आप व्हाट इज डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी। सो डेंसिटी, एरिया, वेलोसिटी को रखें, डेंसिटी अपनी जगह, एरिया अपनी जगह, और ये v इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है? तो रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालनी है तो डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है? सब आपके पास फॉर्मूले कितने हो गए? एक फॉर्मूला मास फ्लो रेट का, दूसरा और बाकी दो फॉर्मूले इसके रिजल्टेंट फोर्स के। एक हो गया डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी स्क्वायर, और दूसरा हो गया क्या? एम डॉट इनटू वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? ये तीन फॉर्मूले दिमाग में रख लीजिए अपने। एक आपका मास फ्लो रेट का है और बाकी दो रिजल्टेंट फोर्स के हैं। ठीक है? क्वेश्चन देखिए, अ वाटर इज पंप थ्रू अ होस पाइप, विंटर 21 पेपर 1 वेरिएंट 3 क्वेश्चन नंबर 8। अ वाटर इज पंप थ्रू अ होस पाइप एट अ रेट ऑफ 90 किलोग्राम पर मिनट। देखो क्या दिया हुआ है, एट अ रेट ऑफ 90 किलोग्राम पर मिनट। ये जो दिया हुआ है 90 किलोग्राम पर मिनट, ये क्या है? ये मास फ्लो रेट गिवन है आपको। कैसे पता? 90 ये किलोग्राम है और नीचे क्या है? पर मिनट, एक मिनट में। सही है? इसको सेकंड्स में कर लो, 90 किलोग्राम पर 60 सेकंड्स, तो 99 अपॉन 6 मेरा ख्याल में 1.5 आएगा। सो 1.5 किलोग्राम पर सेकंड। मैं अगर गलत नहीं हूं तो यही बनेगा। ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? दैट इज मास फ्लो रेट। एम डॉट गिवन है। वेलोसिटी कितनी गिवन है? 20 मीटर पर सेकंड गिवन है। ठीक है? और क्या कह रहा है? व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्सन होल्डिंग द होस पाइप टू प्रिवेंट इट मूविंग बैकवर्ड्स। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है जिसमें जाहिर है एम डॉट और वी हो, तो जाहिर है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। सो क्या हो जाएगा जी? 1.5 किलोग्राम पर सेकंड, जी जी जी, मल्टीप्लाई बाई 20 मीटर पर सेकंड। सो कीजिए 20 इंटू 1.5 कीजिए, कितना होता है? 30, 30 न्यूटन। ए करेक्ट आंसर आएगा। समझ आया आप लोग को?